नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकू सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट टीचिंग में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आरआरबी सीबीटी 2 के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें आपको मिलने वाला है सबसे पहला क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी की ईंटों, यानी जिसे हम फर्स्ट क्लास ब्रिक्स बोलते हैं, का जल अवशोषण यानी वाटर एब्जॉर्प्शन 24 घंटे के बाद कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 15% से कम, दूसरा ऑप्शन है 20% से कम, तीसरा ऑप्शन है 25% से कम और चौथा ऑप्शन है 30% से कम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 20% से कम। यानी कि जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होती हैं, इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 24 आवर्स के बाद लगभग 20% से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि डैम्प प्रूफ कोर्स, यानी जिसे हम डीपीसी कहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी डीपीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डीपीसी यानी डैम्प प्रूफ कोर्स होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ए ऑप्शन है इसका भवन की ऊंचाई बढ़ाना, और बी ऑप्शन है नमी को रोकना, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, और सी ऑप्शन है वेंटिलेशन प्रदान करना यानी टू प्रोवाइड वेंटिलेशन, और डी ऑप्शन है भार बहन करना, टू कैरी लोड। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी नमी को रोकना। यही डीपीसी का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य पर्पस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंग्लिश बॉन्ड में जो हेडर और स्ट्रक्चर कोर्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। यानी कि हाउ आर हेडर एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज अरेंज्ड इन इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड में हेडर और स्ट्रक्चर जो होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन है इसका वैकल्पिक कोर्स में, बी ऑप्शन है एक ही कोर्स में, सी ऑप्शन है यादृच्छिक रूप से यानी कि रैंडमली, और डी ऑप्शन है ओनली हेडर कोर्सेस यानी केवल हेडर कोर्स में। तो देखिए इस पोजीशन में क्या होता है कि जो इंग्लिश बॉन्ड होता है इसमें हेडर और स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि अल्टरनेटिव कोर्स होते हैं, अल्टरनेटिव अरेंज होते हैं। जैसे कि पहले इंग्लिश बॉन्ड हो जाता है, फिर स्ट्रक्चर बॉन्ड आ जाता है, इंग्लिश बॉन्ड वो हेडर बॉन्ड और स्ट्रक्चर बॉन्ड, ठीक है, इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आरसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी तुम्हें आरसीसी की फुल फॉर्म बतानी है। तो आरसीसी की फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि लिंटल सामान्यतः कहाँ प्रदान किया जाता है। यानी लिंटल इज जनरली प्रोवाइडेड ओवर विच पेंडिंग ओपनिंग। तो ए ऑप्शन है नीव, बी ऑप्शन है रूफ, और सी ऑप्शन है डोर्स एंड विंडोज़, और डी ऑप्शन है कॉलम। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीव फाउंडेशन। यानी फाउंडेशन में जो है सॉरी दरवाजे और खिड़कियों इनमें जो है लिंटल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। माफ़ी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भवन की नींव का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ फाउंडेशन। तो ए ऑप्शन है सजावट करना यानी डेकोरेशन, बी ऑप्शन है भार को सुरक्षित रूप से मिट्टी तक पहुंचाना यानी कि ट्रांसफ़र लोड सेफली टू सोइल, ठीक है, और सी ऑप्शन है वेंटिलेशन देना यानी प्रोवाइड टू वेंटिलेशन, और डी ऑप्शन है प्रकाश देना यानी कि प्रोवाइड टू लाइट। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि ये लाइट प्रदान थोड़ी ना करता है।
ठीक है। उसके बाद में वेंटिलेशन भी नहीं देता है ये। सी ऑप्शन भार को सुरक्षित रूप से मिट्टी तक पहुंचाना, ये बी ऑप्शन है। इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल क्या होता है। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल क्या होता है। तो ए ऑप्शन है सड़क स्तर यानी रोड लेवल, बी ऑप्शन है भूमि स्तर यानी कि ग्राउंड लेवल, और सी ऑप्शन है भूमि से ऊपर फर्श का स्तर यानी कि फ्लोर लेवल एबव ग्राउंड, और डी ऑप्शन है छत स्तर यानी कि रूफ लेवल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि से ऊपर फर्श का स्तर यानी फ्लोर लेवल एबव ग्राउंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि सीढ़ी यानी जैसे हम स्टेयर्स बोलते हैं, इसमें जो राइज होता है इसका क्या अर्थ होता है, राइज का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीन वाई राइज इन अ स्ट्रेसिस। तो ए ऑप्शन है क्षैतिज दूरी, बी ऑप्शन है एक सीढ़ी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि जिसे हम बोलते हैं वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टेप, और सी ऑप्शन है चौड़ाई यानी विड्थ, और डी ऑप्शन है लैंडिंग यानी कि लैंडिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी एक सीढ़ी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई वर्टिकल हाइट ऑफ अ स्टेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि मॉडुलर ईंट यानी जिसे हम मॉडुलर ब्रिक बोलते हैं, इसका मानक आकार क्या होता है। तो व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मॉडुलर ब्रिक। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 190, 90 और 90। ये mm में बात कर रहा है। ठीक है, अगर यही सेंटीमीटर में बात कर लेता तो इसका साइज हो जाता 19/9/9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि कंक्रीट के लिए फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट समझते हैं आप, जैसे जिसे हम बोलते हैं महीन बजरी। ठीक है, तो फाइन एग्रीगेट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। तो विच मटेरियल इज़ जनरली यूज्ड एज फाइन एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो इसका जो ए ऑप्शन है बजरी यानी कि ग्रेबल, बी ऑप्शन है रेत यानी सैंड, और सी ऑप्शन है बोल्डर, और डी ऑप्शन है यानी ईंट के टुकड़े यानी ब्रिक्स बैट्स। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, रेत। ठीक है, यानी सैंड का उपयोग किया जाता है कंक्रीट के लिए। जो फाइन एग्रीगेट के रूप में हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम किसका, सैंड का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि लोड बियरिंग वॉल। ठीक है, जिसे हम लोड बियरिंग वॉल बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लोड बियरिंग वॉल। तो ए ऑप्शन है इसका विभाजन करना यानी कि पार्टीशन ओनली, और बी ऑप्शन है भार वहन करना यानी कैरी स्ट्रक्चर लोड, और सी ऑप्शन है सजावट करना यानी कि डेकोरेशन, और डी ऑप्शन है वेंटिलेशन देना। ठीक है, तो लोड बियरिंग वॉल का क्या कार्य हो सकता है। तो देखिए लोड बियरिंग वॉल का क्या कार्य हो सकता है वो आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरी स्ट्रक्चरल लोड। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही देख रखा है कि लोड है यानी कि लोड बियरिंग कर रहा है यानी कि लोड को सहन कर रहा है। तो लोड को सहन कर रहा है इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कैरी स्ट्रक्चरल लोड यानी कि संरचना का लोड वहन कर रहा है ये। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाएगा आपके सामने। तो 12 क्वेश्चन है कि कंक्रीट की सामान्य क्यूरिंग अवधि कितनी होती है। क्यूरिंग आप समझते हैं, क्यूरिंग किसे कहते हैं। तो देखिए क्यूरिंग क्या होता है। देखो क्यूरिंग, क्यूरिंग का अर्थ होता है तराई। जब हम मकान वगैरह या हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके बाद जो उसकी तराई होती है ना, जो हम पानी छिड़कते हैं बाद में, तो उसे बोलते हैं हम तराई यानी क्यूरिंग। ठीक है, तो कंक्रीट की सामान्यतः क्यूरिंग अवधि कितनी होती है वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है 3 डेज़, बी ऑप्शन है 5 डेज़, और सी ऑप्शन है 7 डेज़, और डी ऑप्शन है 28 डेज़। ठीक है, तो देखिए कंक्रीट की जो सामान्य क्यूरिंग अवधि होती है यानी कि जो जनरली रिकमेंडेड
क्यूरिंग जो पीरियड होता है वो कितना होता है, वो लगभग होता है 28 डेज़। 28 डेज़ में ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो 13th क्वेश्चन नंबर है कि टेरेजो फ्लोरिंग, यानी जैसे हम टेरेजो फ्लोरिंग के नाम से जानते हैं, किससे बनाई जाती है। तो टेरेजो फ्लोरिंग किससे बनाई जाती है। तो टेरेजो फ्लोरिंग इज़ मेड ऑफ विच मटेरियल, किस मटेरियल से बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन है मार्बल चिप्स और सीमेंट से, मार्बल चिप्स और सीमेंट। बी ऑप्शन है केवल रेत यानी सैंड ओनली। सी ऑप्शन है केवल चूना यानी लाइम ओनली। और डी ऑप्शन है क्ले ओनली यानी कि मिट्टी, केवल मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मार्बल चिप्स और सीमेंट, मार्बल चिप्स एंड सीमेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि इसके फोल्डिंग, यानी जैसे हम इसके फोल्डिंग बोलते हैं, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, यानी इसका जो है कंस्ट्रक्शन में यूज़ क्यों किया जाता है। यानी कि वाई इज़ स्कैफोल्डिंग यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में इसका उपयोग क्यों करते हैं स्कैफोल्डिंग का। तो ए ऑप्शन है टू सपोर्ट फाउंडेशन। बी ऑप्शन है टेम्परेरी प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग एट हाइट। और सी ऑप्शन है वाटर प्रूफिंग यानी जलरोधन के लिए। और डी ऑप्शन है सजावट के लिए। ठीक है, तो देखिए जो स्कैफोल्डिंग होता है ना, इसका यूज जो किया जाता है वो मेनली कहाँ पर किया जाता है, वो किया जाता है ऊंचाई पर कार्य करने के लिए अस्थायी मंच जो बनाते हैं उसके लिए हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। स्कैफोल्डिंग मतलब कुछ समय के लिए फोल्डिंग हम बनाते हैं, जिससे क्या होता है हम उस पर चढ़कर या उस पर बैठकर हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, टेम्परेरी प्लेटफॉर्म फॉर वर्किंग एट हाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि FE 500 स्टील में 500 का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो व्हाट डज 500 इंडिकेट इन FE 500 स्टील। ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका डायामीटर है ये। बी ऑप्शन है इसकी लेंथ है क्या ये। और सी ऑप्शन है यील्ड स्ट्रेंथ क्या 500 MPa है। या डी ऑप्शन है वेट, वजन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी यील्ड स्ट्रेंथ 500 MPa, मेगा पास्कल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ईंट चिनाई यानी ब्रिक मशीनरी में फ्रॉग का उद्देश्य क्या होता है, यानी कि फ्रॉग, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्रॉग इन ब्रिक मशीनरी। ए ऑप्शन है वजन बढ़ाना यानी इंक्रीज वेट। बी ऑप्शन है मोटार के साथ बेहतर बंधन यानी बेटर बॉन्ड विद मोटार। सी ऑप्शन है सजावट डेकोरेशन। और डी ऑप्शन है जल अवशोषण कम करना रिड्यूस वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मोटार के साथ बेहतर बंधन करना यानी कि बेटर बॉन्ड विद मोटार। जब मोटार यानी कि मोटार होता है मसाला, यानी जब मसाले का हमारा मसाले का जो है अच्छा बंध बनाने के लिए, अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए ही हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रिक मशीनरी में फ्रॉग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 17 कि भवन निर्माण में यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सेप्टिक टैंक जो सेप्टिक टैंक है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। यानी भवन निर्माण में सेप्टिक टैंक का उपयोग किस लिए किया जाता है। यानी वाई इज़ अ सेप्टिक टैंक यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ए ऑप्शन है वाटर स्टोरेज यानी कि जल भंडारण। बी ऑप्शन है अवशिष्ट जल उपचार। सी ऑप्शन है अग्निशमन यानी फायर फाइटिंग। और डी ऑप्शन है वर्षा जल संग्रह यानी रेन वाटर और हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यानी 17th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। जब सीवेज का हम ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि अपशिष्ट जल का उपचार करते हैं तब हम किसका सेप्टिक टैंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भवन रेखा यानी बिल्डिंग लाइन के किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी बिल्डिंग में जो लाइन खींची जाती है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ओनर के द्वारा। बी ऑप्शन है कंट्रोलर के द्वारा यानी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यानी जैसे हम ठेकेदार बोलते हैं। और सी ऑप्शन है लोकल अथॉरिटी के द्वारा। और डी ऑप्शन है इंजीनियर के द्वारा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
स्थानीय प्राधिकरण यानी कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा जो है वो बिल्डिंग लाइन का डिटर्मिनेशन किया जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग लाइन का डिटर्मिनेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है हमारा लोकल अथॉरिटी के द्वारा। ठीक है, इसका क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन जो है सही मत कर देना, ये क्वेश्चन गलत है। मतलब ये इसका जो आंसर है ऑप्शन चौथा जो है वो गलत है। इसका जो निर्धारण है या डिटर्मिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकल अथॉरिटी के द्वारा। जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी होती है उसके द्वारा इसका डिटर्मिनेशन किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कि दरवाजे के फ्रेम यानी डोर फ्रेम के लिए सामान्यतः कौन सी लकड़ी की उपयोग की जाती है? तो विच टिम्बर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डोर फ्रेम्स? तो ए ऑप्शन है बांस जिसे हम बैम्बू बोलते हैं, बी ऑप्शन है सागौन जिसे हम टीक बोलते हैं, सी ऑप्शन है पाइन और डी ऑप्शन है देवदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टीक। टीक यानी सागौन की जो लकड़ी होती है वो दरवाजे के फ्रेम में एकदम सही यूज होती है जनरली। ठीक है, यानी सामान्यतः यूज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है यानी कि लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर कि वाटर प्रूफिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ वाटर प्रूफिंग? तो वाटर प्रूफिंग का जो मेन उद्देश्य होता है, ए ऑप्शन है भार बढ़ाना, बी ऑप्शन है रिसाव को रोकना, सी ऑप्शन है सजावट करना और डी ऑप्शन है वेंटिलेशन देना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिसाव को रोकना, प्रिवेंट लीकेज। ठीक है, यानी कि जब हम लीकेज को रोकते हैं, लीकेज जब रुक जाता है पूरी तरह उसे हम वाटर प्रूफिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।